हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। आज का हमारा सेशन होगा जनरल स्टडीज यानी जीके जीएस का। जीके जीएस का क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन है। इसमें कल 40 क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन पेपर में आपको 40 नंबर का पूछा जाता है। ये सब टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था कॉमन पेपर, उसका हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो चलिए, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम इसमें चैनल पर आपको जीके और जीएस का क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 40 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन मैथ्स का होता है, 8 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का होता है और 8 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का होता है। 8 क्वेश्चन से आपको इसी में आपको पॉलिटिक्स साइंस और इकोनॉमिक्स पूछा जाता है और 8 क्वेश्चन से आपको करेंट्स का अफेयर पूछा जाता है। तो आज हम इसमें सेशन में 40 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर जो समान जनरल स्टडी से पूछा जाएगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत खर्च 15,000 रुपये है, तो हॉल की हाइट यानी हाइट हमारा कितना होगा, एक लागत खर्च थे। तो सबसे पहले इसको हम निकालते हैं कि कितना हाइट आपको खर्च लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम हॉल का परिमाप निकालेंगे तो हमारा हॉल का परिमाप हो जाएगा। आपको परिमाप हमारा दिया है कितना, 250 मीटर दिया हुआ है, 250 मीटर। और हमारा हॉल की ऊंचाई कितनी दी है, यानी हॉल की ऊंचाई हमारा एच मीटर दिया हुआ है। हॉल की ऊंचाई एच मीटर दी है। तो हम फर्श का परिमाप निकालेंगे। फर्श का परिमाप निकालेंगे। परिमाप इंटू ऊंचाई बराबर होता है, तो 250 गुने एच, यानी हमारा 250 हाइट मीटर हो जाएगा। आप वो बोल रहा है कि 1 मीटर दीवार को पेंट करने का खर्च हमारा कितना हुआ, यानी 1 मीटर पेंट करने का खर्च कितना आता है, 10 रुपये आते हैं। तो यानी 250 हाइट का जो हमको दीवार पेंट करना, तो कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू हमारा 250 यानी हाइट, यानी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 25,000 हो जाएगा। सॉरी, 2500 हो जाएगा। 2500 को हो जाएगा ना। अब हमारा कितना दिया होगा, 15,000। 15,000 दिया, तो इस 15,000 बराबर 2500। और यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे। 25,000 पर यहाँ पर अब हमारा कितना था, हमारा 15,000 है। 15,000 बराबर 2500 बराबर हाइट था। हमको हाइट निकालना, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा 15,000 बराबर, सॉरी, बट्टा 2500। 2 जीरो से 2 जीरो काट कट जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा एच बराबर 6 मीटर, यानी हमारा हाइट कितना होगा, 6 मीटर। तो आपका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए इस तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा जो क्या होता है, जब पूर्ण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या अगर 0 से धनात्मक संख्याओं का प्रारंभ की जाती है तो यह कथन असत्य होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। यह प्रत्येक पूर्ण एक संख्या है। ये हमारा कथन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम 7 क्रमागत संख्याओं को निकालेंगे, यानी x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5 और इसी तरह से x+6। हमको 7 निकालना था। हम यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारा एक से लेके x+6 तक हमारा से 7 संख्या हो जाएगा। तो अब 7 संख्या को हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लस यानी 7 से डिवाइड भी करेंगे। तो x+1 प्लस x+2 x+3 x+4 x+5 और x+6 बटा हमारा हो जाएगा 7। और यह हमारा कितना दिया, इसके बराबर में हमारा टोटल संख्या, हमारा सभी संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, हमारा 20 दिया हुआ है। तो 20 औसत दिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7x प्लस ये x को करें तो 7x हो जाएगा, और ये संख्या गुणा करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। और बराबर ये 7 जाकर यहाँ 20 से
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको 140 हो जाएगा, यानी 7x + 21 बराबर 140। तो 7x बराबर 140 था हमारा। 7x बराबर, अब हम क्या करें, 140 में से इसको 21 को माइनस कर देंगे तो हमारा 7x बराबर कितना हो जाएगा, 119, यानी x बराबर, यानी 19 सत्य, और हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17, यानी x बराबर 17 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन निकालना है, तो x बराबर 6 दिए, x बराबर 6, यानी x हमारा 6 क्या होता है, 6 सबसे बड़ी संख्या है। x का मान हमारा कितना होगा, 17, और 6 हमारा दिया है तो 17 6 आपको हो जाएगा 23, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 23 नंबर। तो इसका ऑप्शन आपको 23, यानी ऑप्शन सी हो गया, 13 हमारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण ax² + bx + c = 0 दोनों के भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे, अगर आप देखते हैं कि अगर समीकरण x² + bx + c = 0 दिया है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब दो वास्तविक मूल होंगे तब उसका विस्तार क्या होता है, शून्य से बड़ा होता है, यानी इसका जो ये समीकरण होता है जो शून्य से बड़ा होता है, तो इसका बी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac > 0। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसमें से सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों में काम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्यों को पूरा करने में सोहन कितना समय लगाएगा। ये बहुत सिंपल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा एम मोहन हो गया, ये 25 काम कर रहा है, और ये हमारा सोहन क्या कर रहा है, 20 काम कर। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे 100 को तो हमारा, यानी 25 चौके 100, यानी 4 हमारा सोहन का निकल जाएगा, मोहन का निकल जाएगा, और सोहन का हमारा 5, यानी दोनों मिलके 9 काम कर रहा है। यानी अब मान लीजिए सोहन प्लस मोहन हमारा 4 और 5 मिलके दोनों 9 काम कर रहा है। अब दोनों 5 शेष काम क्या कर रहा है, तो दोनों का 5 5 साथ में काम किया था, और दोनों का गुण 9 5 हमारा 45 हो जाएगा। 45 हमारा शेष काम, यानी 100 काम में से हमारा 45 काम हो गया था, कितना बचा, 55, यानी 55 काम किसको करना है, सोहन को करना। तो सोहन को कितना समय लगेगा इस 55 काम को करने में। तो जब साथ मिल के 5 काम किया था तो उसमें इसका कितना था, 4, यानी अब अगर 55 दिया था, सोहन पहले से कितना काम कर दिए थे यहाँ पे 5, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 11 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा हमारा सोहन का काम, टोटल हमारा 11 दिन में हो जाएगा कंप्लीट काम। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि x के पावर ये है, x बराबर x⁻² - b⁻², और y के पावर y बराबर 30 दिया हुआ तथा a + b बराबर 15 है, तो इसमें क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐच्छिक रूप से चुने गए एक लीप वर्ष 53 लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रयुक्ता क्या होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, यानी 1/7 होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता। इसमें क्या होता है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, जो दूर की चीज़ों को क्या होता है स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी होती है, वही हमारा क्या होता है, मायोपिया की बीमारी होती है। जब ये इसमें क्या होता है, जो आँख मायोपेशिया, जो आँख की पुतली होती है ना, आई बॉल, उसका आकार क्या होता है, प्रतिबिंब आकार बढ़ने से उसका क्या प्रतिबिंब रेटिना पर न बनने के बजाय वो थोड़ा आगे बनता है, जिसकी स्थिति गंभीर होती है, जिससे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी वस्तु को दृढ़ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। 39 नंबर एक ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा आनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा आनुवांशिक, यानी ऑप्शन नंबर
सी, जो ये अनुवांशिक कहाँ से होता है, यानी जेनेटिक्स आप लोग कहाँ से होता है, तो माता पिता से जेनेटिक्स के लक्षण संतान को वरित होता है। ये जेनेटिक्स की खोज किसने कब की हुआ थी, जिसकी जेनेटिक्स की खोज 19वीं शताब्दी में हुआ था। कौन से वैज्ञानिक इसने खोजा था, तो गेगर मेंडल द्वारा इसको खोजा गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिन जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्यों? क्योंकि जो खाना का पैकेट होता है उस पर टीन की पत्ती पैकेट चढ़ा होता है, ना कि जिंक का पड़ा होता है। सबसे पहले तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। टीन खाने में मौजूदा केवल बहुत मजबूत एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है, जबकि जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकता है। इसलिए खाद्य विषाक्त पदार्थ रोकने के लिए भोजन के डब्बों पर टीन जैसी सस्ती या कम प्रतिक्रियाशील धातु को लेप लगाया जाता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी नंबर, यानी जी टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी अपचयन कहलाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रिंट बिंदु प्रति इंच। यानी क्या होता है कि जब प्रिंट की आउटपुट गुणवत्ता को हम डाटा प्रति इंच में यानी डीपीआई द्वारा किसके द्वारा मापते हैं, तो डीपीआई द्वारा मापते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे? ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? ट्रेकोमा रोग का संबंध आपको आँखों से होता है। इसका संबंध आँख से होता है। जो ट्रेकोमा कंजाइटिवाइटिस की तरह होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जो क्लोमाइडिया ट्रेकोमाइडिक्स बैक्टीरिया के संक्रमण के से आँख में होती है। इसमें संक्रमित व्यक्ति की आँखों और नाक से संक्रमणकारी स्राव जो व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आने से बीमारी फैलती है। और ट्रेकोमा का लक्षण जो आँख में क्या होता है, दर्द और धुंधली होता है, धुंधली दृष्टि, खुजली और आंखों से पलकों में जलन से होता है। तो इसलिए ट्रेकोमा किससे बीमारी संबंधित है, तो आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का प्रयोग करता है? तो तीसरे नियम का प्रयोग कौन करता है? जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करता है, यानी एक से अधिक। यानी आप तीरंदाजी जब जब धनुष और तीर छोड़ते हैं तो भी हमारा एक प्रकार का अंतरिक्ष में रखा जाता है, वो भी और 1 मीटर का भी करता है। तो सबसे बड़ा न्यूटन का गति हम एक दूसरे पिंड को बल लगाया जाता है तो पहले पिंड को महसूस होता है उसमें का आप बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। रासायनिक गुणों का परिवर्तन रखने हेतु एक परमाणु के नाभिक जोड़े जाने वाले कण क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन कहलाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जोड़े जाते हैं जाने पर उसमें रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि कण की परमाणु संख्या समान रहती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा या अल्फा कण जोड़े जाते हैं तो परमाणु संख्या के बदल जाने से रासायनिक गुण भी बदल जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यानी ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एलन मास्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो लोगो को बदलकर एक्स लोगो को घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण के ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन मार्टिन ग्रॉसर को माना जाता है। मार्टिन ग्रॉसर ये सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के क्षेत्र से डिजाइनर मार्टिन ग्रॉसर 2012 में ट्विटर बोर्ड लोगो को फिर से डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार टीम का हिस्सा थे। मोको मोको स्टूडियो की स्थापना से पहले मार्टिन ने सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक बहुविषयक राजनीतिक और रचनात्मक स्टूडियो का भी डिजाइन किया था, जहां उन्हें ट्विटर रेडियो यानी ब्रेंटिस ब्रॉडवे पोर्टफोलियो पर भी काम किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च और असाधारण विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो ओपेनहाइमर के निर्देशक हमारा क्रिस्टोफर नोलन है। क्रिस्टोफर नोलन।
क्रिस्टोफर नीलोन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी की। मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय यानी खर्चा के कारण अपना नाम वापस ले लिया लिया तो वो कौन सा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, जो अपना खर्च ज़्यादा होने के कारण इसने अपना नाम वापस ले लिया था। 2026 के राष्ट्र खेलों मंडल की मेजबानी से पीछे हट गया है। इसको 2026 में संस्करण मिला था कि ऑस्ट्रेलिया को ओपन हॉकी संस्करण यानी मेजबानी करेगा, लेकिन ज़्यादा खर्च के कारण इन्होंने पीछे हट गया, यानी मेजबानी करने से मना कर दिया। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है। यानी इंडिया का पूर्ण टोटल इसका फुल नेम क्या होता है। तो इंडिया गठबंधन का फुल नेम हमारा भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है। यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, और जिसे आमतौर पर इसमें विपक्षी नाम इंडिया दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 यानी चंद्र ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूलर से संपर्क स्थापित किया तो उसे क्या संदेश भेजा था। यानी उसे क्या संदेश भेजा था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वेलकम बॉडी। यही हमारा 2019 में इन्होंने जब किया था तो संपर्क टू, लेकिन 2023 में जब 2024 में गया तब ये वेलकम बॉडी का संपर्क भेजा था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है। जो पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है, यानी 52 का सी नंबर हो जाएगा, यानी जियांग जोमिंग था, जो 13 वर्षों तक सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व किया था, जो 18 तिएनाम स्वयं लोकतंत्र समर्थक के विरोधी था, जिसको कुचलने पर, यानी जी उस समय का राष्ट्रपति कौन था, जियांग जेनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था। यानी आयरलैंड के प्रधानमंत्री के लिए दूसरे को किसे चुना गया था, यानी लियो बराडकर को चुना गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हमारा भारतीय मूल के हैं, जो महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए नौकरी साझा कर समझौते के हिस्से के रूप में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल किया था। ये कार्यकाल अपने पहले श्री बराडकर 2017 से लेकर 2020 तक प्रधानमंत्री थे, जो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के अस्थायी सदस्य बनाए गए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है। तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आजाली ओस्मानी, जो G20 के सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए थे। ओस्मानी को, जो 2002 से लेकर 2006 तक, और 2006 से 16 के फरवरी 2019 तक वो राष्ट्रपति रहे भी, और 19 में तख्ता पलट करने के बाद उन्हें 2002 से लेकर 2016 तक और 2019 में राष्ट्रपति चुने गए थे, जो 2023 में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से भौतिक फिजियोग्राफी इकाइयाँ को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो है उसका व्यवस्थित क्रम में करना है, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी 3 हो जाएगा। पहले तटीय मैदान हो जाएगा, फिर हमारा केंद्रीय उच्च भाग हो जाएगा, और उसके बाद से हमारा मैदान, यानी 3, 2, 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें से दक्षिण से उत्तर की तरफ करना है। तो सबसे पहले हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, पहले हमारा हो जाएगा काराकोरम, यानी काराकोरम 2। उसके बाद हमारा हो जाएगा लद्दाख 1, फिर हमारा हो जाएगा जस्कर
4 और हमारा फिर हो जाएगा पीर पंजार यानी 3, 4 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। भारत में अधिक मानसून के चक्रवात कब उत्पत्ति होती है? जो मानसून सीजन का होता है जब 10 डिग्री उत्तर से और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात एक बंद परिपथ होता है जिसका पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है, जो यह अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जैसे फ्लोरिडा में आपको हैरिकेन के नाम से जाना जाता है, वहीं आप फिलीपींस जाइए तो उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। खैर, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी 10 से 15 अक्षांश के मध्य होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का भूखलन पर्वतपूर्ण नहीं है? यानी इसका पर्वतपूर्ण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पूर्वी घाट हो जाएगा। इसका ऑप्शन पूर्वी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा भारत तट का उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कोरोमंडल, जो सबसे अधिक प्रभावित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण प्रशांत द्वीप, भारत तथा बांग्लादेश भी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? यानी जब बहरे पेड़ को काटता है और गहरा चैनल बनाता है तो क्या होता है? यानी गली कटाव होता है। शीत कटाव में समय में जब पानी बहता है जिसके कारण मिट्टी पतली हो जाती है और एक के बाद एक हट जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? यानी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर भारी वर्षा होती है? तो वो कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। एक कोरोमंडल पर तट पर भारी वर्षा होती है तो जब निर्वात में हो जो लौटता हुआ मानसून यानी बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूर्वी तटीय भाग में वर्षा कराता है। यानी भारत में शरद जब जब भारत में शरद ऋतु होगा तब वहाँ अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट के कोरोमंडल पर 65 से 70 सेंटीग्रेड तक वर्षा होती है, यानी आंतरिक भागों की तरफ घट जाती है और तब विकल्प इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो हमारा कृषि कहलाती है। फलों और सब्जी बागवानी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार से क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसे नेतृत्व किया था? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी वीर कुंवर सिंह ने। यानी आपको आरा से भी किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। कब किया था? तो 22 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सेनानायक के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे। तब उनके लगभग 80 साल के थे और परिवार के साथ जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया के पवार राजपूत परिवार से संबंध थे, जो 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों से बगावत कर दी थी और इसमें शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के असंतुष्ट में जमींदार कुंवर सिंह ने मिलकर विद्रोही बन गए थे। ये सब कहानी थी, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था कब? यानी बंगाल का प्रभावित कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को भी 1905 को हुआ था। कब हुआ था? तो इसमें हमारा बंगाल विभाजन के पूर्व हिस्से से बंगाल को अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था और इसको लागू कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर को ये पूरे का विभाजन के यानी औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर को लागू हो गया था, जिसमें से घोषणा के बाद राजनीतिक दलों में सांस्कृतिक मातृभूमि मानना पड़ा और बंगाल की एकता के लिए भी हुंकार उठी और रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत लिखा था हमार बांग्ला सोनार, जो एक बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गीत के नाम गीत बन गया है। तो ये रहा कुछ एक दूसरे के हाथों पर भी राखी और एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधते हैं। ये हमारा बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। यानी बम्बई में कब भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था?
इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी AICC की 8 अगस्त को बैठक हुई थी। उसमें आयोजित बैठक में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो को प्रस्तावित किया गया। इसका उद्देश्य जनता के ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक मुखर रुख अपनाने यानी एकजुटता करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें नेहरू गांधी अध्यक्ष थे और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। और घोषणा करते समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। तो ये हमारा 65 क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक कैसे राज किया। इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी बांटो और राज करो की नीति, यानी फूट डालो राज करो की नीति। इन्होंने जाति के नाम पर मतभेद किया और जाति को बोल के आपस में लड़ा दिया, जो इस कहते इन्होंने इतने सालों तक राज किया था। इन्होंने फूट डालो नीति अपनाई थी और ब्रिटिश जब 1757 से लेकर 1947 तक इन्होंने 190 साल तक ब्रिटिश शासन चलाया था भारत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1 नवंबर 1858 को एक जारी प्रश्न घोषणा के मुताबिक महारानी विक्टोरिया को भारतीय आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता संस्कृति का प्रदान करने की घोषणा की थी। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि भारत के साथ नस्लभेद नहीं करते हुए उनके हितों की रक्षा की जाएगी तथा उनके उद्देश्य की कंपनी और शासन के समाप्त करने का और 1857 के बाद भी शक्तियों के ब्रिटिश ताज के स्थानांतरित करने के साथ साथ भारत के पर्यवेक्षक नियंत्रक संबंधी स्थापित करने का भी सुधार किया गया था। ये सब कुछ एक कहानी थी जो हम बता रहे, जिसका मैनुअली ऑप्शन आपको सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत में अनाधिकारिक दूत बने थे। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन के भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा असामरिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत को विविध पुरुष भी कहा जाता है, जो 1892 से लेकर 1894 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य यानी एमपी के सदस्य रहे हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स एमपी के सदस्य ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया का पहले शख्स, ये पूरे एशिया का पहले से शख्स जो ब्रिटेन के कॉमन हाउस में यानी एमपी के पद पर रहे। और ये विश्व के भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी तरह भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा 70 है। इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर एक्ट बताया था। तो ये हमारा किसने गुलामी एक्ट को चार्टर एक्ट बताया था। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, इसमें कोई दिया नहीं है, इसमें से कोई नहीं दिया, लेकिन हम बताते हैं इसको कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता चार्टर एक्ट कहा था। और इसी की तुलना एक ऐसी कार से की जिससे कि ब्रेक तो है परंतु इसमें इंजन नहीं, मतलब एक ऐसा कि इसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, कि इसको कहाँ ले जाना है। इस प्रक्रिया के मुख्य आधार पर प्रतिनिधि चुनाव जनता द्वारा नहीं बल्कि शासकों द्वारा किए जाते थे। दूसरी प्रक्रिया द्वैध शासन के प्रतिरूप स्वरूप के विरुद्ध प्रांतों को द्वैध शासन पूरी तरह से विफल कर दिया गया था, लेकिन उसका प्रयोग केंद्र में होने वाला था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने के अनुसार जनरल गवर्नर निहित सुरक्षा उपाय था। विशेष शक्ति कुछ इस तरह से दास्ता चार्टर एक्ट को कहा गया था। ये हमारा कॉमन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ एक बार शुरू से एक बार लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो के समझ में आएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपको बीपीएससी टियर 4 की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग इससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।